हाय, अकाउंट्स की ग्रीन वाली बुक पढ़ने आए हो? तो आज हम करेंगे एनालिसिस वाली बुक के पहले 3 चैप्टर एक ही वीडियो में। तो आज मैं तुम्हें कराऊंगा पिछले 10 साल में पूछे गए कुछ बेहतरीन PYQs। स्वागत है तुम्हारा इस मैराथन के एपिसोड नंबर 9 में। हेडिंग्स और सब हेडिंग याद नहीं हो रही ना? क्या कंपैरेटिव और कॉमन साइज में से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है? तो चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई आगे सब संभाल लेगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे को हेडिंग और सब हेडिंग ऐसे करवाऊंगा कि उसके बाद ना तुम्हारे को याद करना बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्पेशल PDF दूंगा तुम लोगों को जिसके बाहर हेडिंग और सब हेडिंग का एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जांपल नहीं जाएगा। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सिर्फ इस एक वीडियो से तुम्हारे बोर्ड्स के 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, मुझे लगता है तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया थोड़ा सा लेट, तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है अब तक पूरी की पूरी मैराथन अपलोड हो चुकी हो। तो जो भी बच्चे घबरा रहे हैं या थर्ड बुक अच्छे से नहीं करी, तो यार टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। टोटल ये तुम्हारी थर्ड बुक आती है ऑलमोस्ट 20 नंबर की, ऑलमोस्ट क्या पूरे 20 नंबर की आती है। उसमें से 8 नंबर आज मैं पक्के करा रहा हूँ और एक बेहतरीन PDF दूंगा, वहां से तुम्हारे हेडिंग सब हेडिंग पक्की हो जाएगी। कंपैरेटिव कॉमन साइज के बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हमें वो सारे करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि बोर्ड्स में ना चीजें रिपीट होती हैं। तो जैसा उन्होंने पहले पूछा है ना, उसी टाइप की चीजें वो तुमसे पूछेंगे इस साल। उनकी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है कि इस साल बहुत मुश्किल डाल देंगे क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमन साइज का। ऐसा नहीं करेंगे, वैसा ही डालेंगे जैसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो डालते हैं। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं उनको कर लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट ईयर की तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बोर्ड्स की, उसके लिए। तो बहुत हो गया भाई मेरा प्रमोशन और इस चैनल का प्रमोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे मैनिफेस्ट करेंगे अपने मार्क्स, अपने टारगेट मार्क्स। और मेरे से पढ़ने वाले हर एक बच्चा भाई अपने टारगेट मार्क्स 80 on 80 ही रखेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई ये नंबर अचीवेबल है। टेंशन ना लो, प्री बोर्ड खराब हुए, 11th में मार्क्स नहीं है या कभी भी अब तक अकाउंट में मार्क्स नहीं है, टेंशन मत लो। तुम इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बोर्ड में ना PYQs रिपीट होते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अपने टारगेट मार्क्स थोड़े हाई रखो, क्योंकि इतने नंबर लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हेडिंग और सब हेडिंग। देखो, इस चैप्टर से तुम्हारा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसमें ना मैं तुम्हारे को पहले ना कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि है तो ये थ्योरेटिकल, तुम्हें याद ही करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हारे को ना एक बार समझा देता हूँ कि याद करना कैसे है, क्योंकि कई बार जब हम ब्लाइंडली बैठते हैं ना तो चीजें याद नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ चीजों का आंसर तो सीधा सीधा है। जो भी सीधे सीधे आंसर है कि भाई एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, वो तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजों के आंसर होते हैं लैंग्वेज फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसका ऐसे होता है कि भाई ये ऐड करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, या ये सब्ट्रैक्ट होता है कहीं से, सब्सक्राइब कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर ये कोई एक कमिटमेंट है जिसका एक्सेप्शनल आंसर होता है ना लैंग्वेज फॉर्मेट में, उसकी मैं तुम्हारे को PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ताकि तुम्हारे को याद करना थोड़ा सा ईजी हो और तुम यहां से 3 नंबर आराम से लेकर आओ। देखो, हमारे को ना यहाँ पे एक चीज समझनी है, हेडिंग और सब हेडिंग याद करनी है। आपको ये जो दिख रहा है ना, आपको सिर्फ ये स्लाइड पे जो दिख रहा है यही याद करना है। इसके अलावा ना याद कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो तुम्हारे को लिखा हुआ मिलता है ना, जो तुम्हारे को बहुत सारा डेटा होता है, वो तो पेपर में मिलेगा, वो तो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। हमारे को सिर्फ याद क्या करना है, ऊपर देखो व्हाइट कलर से हेडिंग है, ग्रीन कलर से सब हेडिंग है। तो तुम्हारे को ये व्हाइट कलर की हमें पूछता है क्या, हेडिंग एंड सब हेडिंग पूछता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर में कितने तरीके की हेडिंग हमारे को, मतलब क्या ऑप्शन है। बेसिकली अगर पूछेगा कि भाई ये बताओ, जैसे उसने बोला कॉल्स इन एडवांस बताओ, इसकी हेडिंग बताओ, इसकी सब हेडिंग बताओ। तो जो हेडिंग है वो या तो नॉन करंट एसेट होगी, या फिर करंट एसेट होगी, या फिर करंट लाइबिलिटी होगी, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, या फिर शेयर होल्डर फंड्स होगी। अगर वो पूछते भाई हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग बताओ, तो सब हेडिंग्स क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। अगर मान लो तुमने हेडिंग सिलेक्ट करी नॉन करंट एसेट्स, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, थोड़ी सी और है, वो भी तुम्हारे को आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना है। इस पेज पे तो दिख रहा है ना, ये बेसिकली तुम्हें याद करना है। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे सब हेडिंग है ये करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। अगर पूछे डेटर कहाँ आते हैं, तो डेटर की हेडिंग क्या हो जाएगी, करंट एसेट। सब हेडिंग भी तुम्हारे को बतानी होगी, जैसे वो हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल। आ रहा है समझ। तो आपको एग्जांपल देगा और उसकी हेडिंग सब हेडिंग ये पेज पे जो तुम्हारे को दिख रहे हैं ना वो है, ठीक है। सिमिलरली शेयर होल्डर फंड्स एक हेडिंग है, इसके अंदर और भी सब हेडिंग है, लेकिन पेपर में हमारे को यही काम आती है, शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें से तुम्हारा आंसर बनेगा। जो एक्सेप्शन होगी उनकी मैं PDF दूंगा, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, तो जाके ज्वाइन करना। नॉन करंट लाइबिलिटी अगेन एक हेडिंग है। फिर इसके अंदर तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन वाली सब हेडिंग है। करंट लायबिलिटी में भी बहुत सारी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, ये एक सब हेडिंग है और बाकी एक्सेट्रा लिखे। तो इसको जरा बहुत ध्यान से नोट डाउन करो और एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको समझते चलो।
नेक्स्ट देखो भाई, आपको बेसिकली क्या करना है, चीजों को समझते जाना है और ना तुम्हारे को उस हिसाब से ना फिर जो तुम्हारा याद करने का लर्निंग का प्रोसेस है ना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, अंदर सब हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल। ये दोनों वर्ड्स बस तुम्हें याद होने चाहिए। पेपर में भी ले सकते हैं, ये जो येलो में लिखा है ना, पेपर में इनमें से कोई एक लिखा हुआ मिलेगा तो वो यही बोलेगा। जैसे पेपर में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या बताओ, हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। तो इसका तुम्हारा आंसर होगा भाई कि इसकी जो सब हेडिंग है, सब हेडिंग छोटी वाली हेडिंग, सब हेडिंग मतलब छोटी हेडिंग, शेयर कैपिटल बड़ी वाली हेडिंग यानी कि मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स। तो ये तुम्हारे को पेपर में लिखना है। ये जो येलो से लिखा है ये तुम्हारे को वहां पर क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा सवाल के फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट और कॉल सिनेरियर का लैंग्वेज वाला आंसर होता है, वो मैं तुम्हारे को पीडीएफ में बताऊंगा। जो भी एक्सेप्शनल चीजें, ठीक है, अभी हार्डकोर मत याद करो, एक्सेप्शनल चीजें, ठीक है, मैं तुम्हारे को पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर होता है, ठीक है। सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी चीज जो रिजर्व है, ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पेपर में इनमें से कोई एक लिख के देगा, ये नहीं याद करना, ये जो येलो वाले ये नहीं याद करना, ये कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं। तो तुम्हारी सब हेडिंग रिजर्व सरप्लस हो जाएगी और मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर फंड होगी। तो तुम्हें तो बस यही याद करना है ना। बेसिकली एग्जांपल्स जो है ना, इनको 4-4-5 बार रीड कर लो, ठीक है, तो तुम्हारे को लर्न ऐसे बहुत आराम से होने लगेगा। नेक्स्ट देखो भाई, नॉन करंट लायबिलिटी तुम्हारी मेन हेडिंग होगी और इसके अंदर की सब हेडिंग देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लंबे समय के लिए फर्म के ऊपर जो कर्ज है। आपको सिर्फ याद करना है हेडिंग का नाम और उसके अंदर की सब हेडिंग्स का नाम, ठीक है। अब जैसे मान लो आ गया भाई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, पेपर में लिखा हुआ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, तो तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना है इसका सब हेड और इसका हेड। तो सब हेड ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये एक तो तुम्हें पेपर में लिखना है, और मेन हेड तुम्हारे को ये व्हाइट में जो लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी लिखना है, ठीक है। तो ये जो येलो में लिखा है ना, ये मैंने तुम्हारे को एग्जांपल्स लिखे ताकि तुम इनको बार बार रीड करो। ये याद नहीं करना, बस ये आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई ये जो चीज है वो किस सब हेडिंग और हेडिंग में जाती है। तो सारे मेन वाले एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो तुम्हारे पेपर में आते हैं। तो ये जो भी तुम्हारे को दिख रहा है ना स्लाइड पे, सारी की सारी चीजें नोट डाउन करो और इसमें से ही तुम्हारा पेपर आएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग। देखो करंट लायबिलिटी हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो, तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। करंट लायबिलिटी तुम्हें हमेशा से 11 से पढ़ा रहे हैं, जो कर्जा हमें शॉर्ट टर्म में पे करना है, ठीक है, बहुत जल्दी पे करना है, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना है। 12th में ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 11th में हमने समझा था ना, एक साल में जो पे करना है वो चीज। जो नॉन ऑपरेटिंग जो अपना नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं वो क्या होता है, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में पे करते हैं, या फिर अगर हम आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो कर्जे जो हमें एक साल के बाद पे करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी तुम्हारी मेन हेडिंग है, तो ये मतलब है वो कर्जे जो हमें जल्दी जल्दी पे करने, शॉर्ट टर्म में पे करने। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, ये सब हेड आ गया। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्या आते हैं तुम्हारे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे पेएबल वर्ड है, पेएबल मतलब मुझे किसी को पैसा देना है, पेएबल यहाँ से पे वर्ड से निकाला। रिसीवेबल मतलब मुझे पैसा लेना है, तो वहां पर क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसका अपोजिट है, क्रेडिटर का उल्टा डेटर, बिल्स पेएबल का उल्टा बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी के मैंने तुम्हारे को इतने सारे एग्जांपल लिखे, भाई याद कर लेना कि ताकि तुम्हारे को आइडेंटिफाई हो पाए कि ये जाति कहाँ है चीजें, ठीक है। और किसी की भी एक्सेप्शनल लैंग्वेज में आंसर होगा वो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, तो पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करना। बट ये वो एग्जांपल है जो तुम्हारा इतना बड़ा थ्योरी का चैप्टर है ना, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में एग्जांपल्स लिखे, वो सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए छांट कर लिख कर लाया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन जरूर करना। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो EXP मेरे को बताना था, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ना पता चलता। एक चीज और है यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट अक्रूड लिखा है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू भी इसी में जाएगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये दोनों इसी में ही जाएंगे अदर करंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट, ये तुम्हारी मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट व्हाइट वाली, और ग्रीन वाली सारी सब हेडिंग है। बहुत ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट जो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में हमारे पास है, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती थी, एक होती थी टैंजिबल, एक होती थी इनटैंजिबल। टैंजिबल कौन सी होती थी, जिनको हम टच एंड फील कर सकते हैं, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटैंजिबल जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, वो वाला, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे जाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको तुमने शॉर्ट में PPE लिखा होगा, ठीक है। तो ये वो चीज है, ठीक है। अब अगला देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लंबे टाइम के लिए हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर्स है ना, ये मैंने कहीं और किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, शेयर्स इशू नहीं करे, तो इसको शेयर होल्डर फंड में मत डालना, बहुत ध्यान से पढ़ लो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का मतलब मैंने किसी और के शेयर्स खरीदे हैं। जो तुम्हारा नॉर्मल शेयर्स इशू होते हैं वो क्या होता है, हमने ही शेयर्स इशू करें, तो वो तुम्हारा शेयर होल्डर फंड में जाता है। जो शेयर कैपिटल आती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ध्यान से पढ़ना चीजों को, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, ठीक है, मतलब हमने वो खरीद रखी है चीजें। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कई बार बच्चे इसको
नॉन करंट लाइबिलिटी समझ लेते हैं। देखो ये लाइबिलिटी नहीं है, लोन पढ़ के हो सकता है कंफ्यूजन आ रही हो, बट जब एडवांसेस पढ़ोगे ना, एडवांसेस का मतलब हमेशा अकाउंट्स में होता है कि मैंने एडवांस दिया है, ठीक है। एडवांसेस मतलब क्या, मैंने एडवांस दिया है। तो अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मेरे लिए तो एसेट हुआ ना, आया समझ। तो अगला देखो अदर नॉन करंट एसेट्स, ये याद कर लेना। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लिखा होना इंपॉर्टेंट है, खाली ट्रेड रिसीवेबल तुम्हारा नॉन करंट एसेट में नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा, अभी करंट एसेट्स आना है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये एग्जांपल बहुत क्रूशियल है, इनको लिखते चलो। नेक्स्ट देखो करंट एसेट, तो मेन हेडिंग करंट एसेट है, और ये जो ग्रीन वाली है तुम्हारी सब हेडिंग है। येलो वाली जो एग्जांपल्स लिखे वो तुम्हारे को बस केयरफुली पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जांपल का हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग क्या होगा, आपको याद नहीं करना। ये जो येलो वाले एग्जांपल है बस इतनी बारी रीड कर लो कि तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कहाँ जाता है, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली तुम्हारा करंट एसेट में जाता है, एग्जांपल इसका BR प्लस डेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्वेंट्री में WIP समझते हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री तरह तरह की होती है, तो ये वो एग्जांपल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए सब हेड क्या, इन्वेंट्री, हेडिंग क्या है, करंट एसेट, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी करंट लाइबिलिटी नहीं है। एडवांसेस वर्ड आ जाए ना, समझ जाना मैंने एसेट है, मतलब मैंने किसी और को पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म है जिसका मुझे मीनिंग बताना है तुम्हारे को, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, 4 लाख रुपए रखे हुए हैं बैंक में, तो वो तो मेरा नॉर्मल बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं। तो ईयर मार्क का मतलब तब होता है अगर वो 4 लाख रुपए मैं जनरल यूज के लिए हटा दूं और मैं बोलूं भाई मैं ना इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करूंगा, जैसे मान लो मेरे इसमें से डिविडेंड पे करूंगा, तो अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये अमाउंट सिर्फ इसीलिए यूज हो सकता है तो उसे बोलते हैं ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स जरूर से नोट डाउन करते चलो। अगला देखो तुम्हारे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट का टॉपिक है। इसकी ना हेडिंग सब हेडिंग कुछ नहीं होती, इसकी ना तुम्हें लिखनी है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो ग्रीन में लिखी है ना, ये तुम्हारे को याद करके जानी है। जो येलो में लिखे ये तुम्हारे को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो जो येलो वाली लैंग्वेज है वो तुम्हारे को पेपर में मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो किसी कंपनी पे कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं किसी कंपनी पे कोर्ट केस चल रहा है, तो जिस कंपनी में केस चल रहा है ना, तो वो ये बोलेगी कि अगर मैं केस हार गई तो मेरे को पे करना, सपोज करो 1 करोड़ रुपए, अगर केस हार गई। लेकिन अगर केस जीत गई तो कुछ पे नहीं करना। तो ये जो 1 करोड़ रुपए पे करना है वो क्या है, कंडीशनल है, डिपेंडेंट है केस हारने के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज होगी जो किसी मतलब इवेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बोल रहे हैं क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। नॉट एक्नॉलेज मतलब अभी हमने स्वीकार नहीं किया कि ये हमारा कर्ज है, ठीक है, बट कोई क्लेम चल रहा है, ठीक है। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, ये याद कर लेना। तुम्हारा 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डिलीटेड था, बट बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ ट्रांजेक्शन तुम्हारे को गिवन है। तो ये जो कीवर्ड क्या है, डिस्काउंटेड वर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या है, डिस्काउंटेड वर्ड। अच्छा इसका कलर ही नहीं चल रहा, तो इसका कीवर्ड है डिस्काउंटेड वर्ड। फिर कह रहे हैं इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। एंड इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब एग्जांपल दिखा रहा हूं कमिटमेंट का। कमिटमेंट मतलब हमने कुछ कमिट करा हुआ है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर समझाता हूं। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, पार्टली पेड। मान लो तुमने भाई कोई बहुत महंगी चीज खरीदी, 2 करोड़ की चीज खरीदी, तो इकट्ठे नहीं देते पैसे, मान लो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी मतलब जैसे अभी मान लो 2 करोड़ रुपए का तुमने कुछ इन्वेस्ट करा, तो अगर मान लो 50 लाख तुमने पे करे है ना, तो जिससे तुमने माल खरीद रहे हो वो तुमसे बचा हुआ पैसा कभी भी मांग सकता है। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी मतलब बचा हुआ पैसा जो भी तुम खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो या अदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, पार्टली पेड, ठीक है। जो 50 लाख दिए वो पार्टली पेड है, तो बचा हुआ पैसा तुम्हारा अनकॉल्ड लायबिलिटी है जो कभी भी मांगा जा सकता है। तो ये कमिटमेंट है, ठीक है, हमारी तरफ से कमिटमेंट है कि हम तेरे को पैसे जरूर देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बहुत लेमन टर्म्स में समझाऊं तो जैसे मान लो कंपनी ने किसी को बोला है बिल्डिंग बनाने को, बिल्डिंग बनाने में लग रहे हैं भाई मान लो 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो जितना जितना बिल्डिंग बनता जाएगा ना उतना उतना पैसा हम उसको देता जाएंगे, हम उसको सारे पैसे एक साथ नहीं देंगे। जैसे जैसे काम पूरा हो रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, उसी हिसाब से हम पेमेंट करते जाएंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है तो उसके लिए भी हम कमिटेड है ना भाई, जैसे वो काम पूरा करेगा तो मेरे पास पैसे होने चाहिए ना, तो पैसे साइड पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर मतलब जो इकट्ठा होता गया, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, अगर किसी रीजन से डिविडेंड पुराने टाइम का नहीं दे पाए, ठीक है, तो पुराने सालों का डिविडेंड इकट्ठा हो गया अकाउंट्स में। एक और एक्सेप्शन है कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर के लिए ग्रीन वाली लैंग्वेज
तुम्हारे को याद करके जाने, ताकि तुम्हारे आंसर तुम फुल मार्क्स मिले। तो इसी टाइप से और भी जो भी एक्सेप्शंस है ना, जिनकी ऐसे लैंग्वेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें हल्का सा भी कुछ भी ट्विस्ट है ना, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो सारी चीज़ों की मैं PDF बना दूंगा, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग की, ताकि तुम्हारे 3 में से 3 आए। तो PDF व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, तो जल्दी जल्दी जाओ और वहां से जाकर PDF को डाउनलोड कर लेना। तो अब हम करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन सेंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके करवाने वाला हूं। और जो तुम्हारा चैप्टर 2 है ना, वो है थ्योरी का। तो उसमें ना तुम्हारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, वो सब गिवन है। तो देखो उसमें पूरा पूरा नहीं याद करना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, वहाँ से ज़्यादा MCQ टाइप कुछ क्वेश्चन आएगा। तो उसको एक तो चैप्टर रीड कर लेना, और दूसरा ना हेडिंग याद कर लेना, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स की अगर अंदर का माल नहीं करा, हेडिंग याद कर लेना, ताकि 1% अगर आ गया तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हेडिंग्स लिखनी बच्चे भूल जाते हैं। जब भी तुम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे या बैलेंस शीट बनाओगे, चाहे कंपैरेटिव बनाओगे चाहे कॉमन सेंस बनाओगे, उसकी एक हेडिंग होती है, ठीक है। तो अगर तुम स्टेटमेंट ऑफ P&L बना रहे हो, चाहे कंपैरेटिव बनाओ चाहे कॉमन साइज बनाओ, वर्ड्स यूज करने फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च। जो भी 2 साल तुम्हारे क्वेश्चन में होंगे, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025, 2026, जो भी 2 साल तुम्हारे क्वेश्चन में होंगे वो लिखना। अगर बैलेंस शीट बनाओगे, चाहे कंपैरेटिव बनाओ चाहे कॉमन सेंस बनाओ, सेम हेडिंग है, बस ये फॉर द ईयर्स एंडेड इन वर्ड की जगह बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, एज एट, ठीक है, एज एट। बाकी सेम हेडिंग तुम्हारे को लिखनी है, मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, और फिर वही 2 साल जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हर एक क्वेश्चन की हेडिंग तुम्हारे को याद से लिखनी है, वरना मार्क्स वगैरह तुम्हारे कट सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज। सबसे पहले मैं तुम्हें कंपैरेटिव करा रहा हूं। कंपैरेटिव में पहले बैलेंस शीट करेंगे, फिर हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, आपको ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ना फॉर्मेट नहीं बना हुआ आता, वो खाली डेटा दे देता है कि भाई शेयर होल्डर फंड इतना है, नॉन करंट लायबिलिटी इतना है। तो तुम्हें लाइक फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और सेम चीज चलेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L में, वहां पर भी हो सकता है फॉर्मेट तुम्हारे को याद होना चाहिए। ध्यान से देखो, पहले मैं तुम्हारे को ना एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, जैसे वो क्वेश्चन में तुम्हें फंसाएगा। देखो, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर, और ये जो है ये है तुम्हारा करंट ईयर, ठीक है। अब आपको कभी कभी पेपर में क्या होगा, प्रीवियस ईयर इधर वाले कॉलम में मिल जाएगा और करंट ईयर इस वाले कॉलम में मिलेगा। तो बहुत ध्यान से चेक करना कि कहां पर कौन सा डेटा। पहला स्टेप जो हमारा, ये पहले 2 कॉलम तो तुम कॉपी मारोगे अपने आंसर में, पहले 2 कॉलम मारेंगे कॉपी, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम जो होता है, अभी मैं तुम्हारे को ऑफिशियल बताऊंगा, थर्ड कॉलम होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब करंट ईयर मतलब ये 25 लाख माइनस 25 लाख, 6 लाख माइनस 10 लाख, क्योंकि कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करो, ठीक है। तो दोनों साल के डेटा को कंपेयर करें, 16 माइनस 15 यानी कि 1 लाख, ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ कॉलम होगा ना, वो क्या होगा, ये जो हमारा थर्ड कॉलम है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर, थर्ड कॉलम का आंसर यहाँ ऊपर डालना, और नीचे लिखेंगे प्रीवियस ईयर का डेटा मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज आएगा। तो फोर्थ कॉलम ऐसे बनाएंगे, समझ में आया। थर्ड कॉलम कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फोर्थ कॉलम कैसे आएगा, इसका आंसर ऊपर रखेंगे और नीचे बेस में रखेंगे प्रीवियस ईयर, और इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा परसेंटेज में। अगर आंसर पॉजिटिव आया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आंसर पॉजिटिव 25 आया तो ऐसे ही लिखना। अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव के लिए ब्रैकेट बनाना मत भूलना, ठीक है, कहीं पर भी, इवन यहां पर भी आंसर अगर थर्ड कॉलम में नेगेटिव आया तो ब्रैकेट बनाना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आंसर को। अब आंसर में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में तुम्हारे को करंट ईयर पहले लिखा है, प्रीवियस ईयर बाद में लिखा है, तो आंसर में ना प्रीवियस ईयर हमेशा पहले लिख देना और फिर करंट ईयर लिखना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो प्रीवियस ईयर ये रहा, करंट ईयर ये रहा। तो वैल्यूज भी बहुत ध्यान से कॉपी पेस्ट करना। अभी जो तुम्हें वैल्यूज दिख रही है वो सारी क्वेश्चन में है, ठीक है, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करिए। एब्सोल्यूट चेंज ये कैसे आता है भैया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर तुम्हारा ये बाद वाला कर दिया, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे लिए लिखूं तो ये करंट ईयर है, ठीक है, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर है। आया समझ। अब ये देखो, पहला क्या है, थर्ड कॉलम 25 माइनस 25, ये तो 0 हो गया, ठीक है, यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। 6 माइनस 10, माइनस का 4 लाख, ठीक है, तो माइनस को हम लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस 15 ये होगा पॉजिटिव का 1 लाख, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा, ठीक है। 5 माइनस 4 लाख 50 यानी कि 50,000, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। आ रहे समझ में। ऐसे ही तुम्हें नीचे भी करना है, नीचे का तो मैं बना के बाद में दिखा दूंगा, आंसर शो कर दूंगा। अभी जरा हम लायबिलिटी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका परसेंटेज चेंज कैसे होता है, फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे सिंपल है,
जो तुम्हारा थर्ड का आंसर आया उसको रखा ऊपर और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर यानी कि 25 लाख। तो यार कुछ भी कर लो, अगर न्यूमरेटर में तुम्हारा जीरो आ गया है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। न्यूमरेटर में एक बार जीरो आ गया, आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। तो यहाँ पे देखो लाख से लाख कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, तो 4 इंटू 10 40%। ठीक है, परसेंटेज आप चाहे यहाँ लिखो ना लिखो क्योंकि हेडिंग में परसेंटेज लिखा हुआ है। अब आंसर देखो, ये नेगेटिव है ना, ये ब्रैकेट है नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बना देंगे। आ रहा है समझ। सिमिलरली एक और कर देता हूँ तुम्हारे को और अच्छे से आएगा। थर्ड का आंसर ऊपर रखो, 1 लाख ऊपर रखा, नीचे क्या लिखेंगे भाई, करंट ईयर। अच्छा, नीचे खाली बेस लिखेंगे ना, नीचे प्रीवियस ईयर 15 लाख नीचे रखेंगे। ठीक है, सिंपल है। ऊपर आपको रखना है इस कॉलम का आंसर। ठीक है, ऊपर इस कॉलम का आंसर रखना है क्योंकि वही है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऊपर रखते हैं, और नीचे हमेशा बेस में हमेशा प्रीवियस ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये लाख से लाख कटेगा तो 100 बाय 15, तो 5 3 20, तो 20 बाई 3 कितना होगा, 6.6666 चलता जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 6.67%। ठीक है, सिमिलरली अगला देख लो भाई, थर्ड का आंसर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, तो ये भी आसान सा है। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। बहुत ध्यान से करना, जीरोज वीरोज में गलती मत कर देना, बहुत सारी जीरो है ना, ये 4 जीरो, तो यहाँ पर कितनी देंगे, 4 जीरो। ठीक है, 5 1 5 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 100 बाय 9, तो ये आ जाएगा 11.11। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 11.11%। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैंने जीरो लिखा है ना, आप हो सकता है यहाँ पे डॉट 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 भी लिखो। मान लो अगर तुम्हें जीरो नहीं लिखना ना, तो तुम यहाँ लिख दो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो फिर तुम जीरो मत लिखो। ठीक है, तो जब भी आंसर जीरो है, मेरी प्रेफरेंस रहेगी यहाँ पे ना तुम लोग डॉट 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 लिख लेना, क्योंकि कुछ बुक्स में डॉट 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 है, कुछ बुक्स में जीरो है, बट डॉट वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए मैंने फिल कर दिया है ऊपर इक्विटी और लाइबिलिटीज। ठीक है, और एसेट्स का जस्ट मैं वैल्यूज लिख दूंगा ताकि तुम अपना आंसर वेरीफाई कर लेना। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा आंसर दिखेगा। बहुत ध्यान से सुनो, एक चीज रह गई है, इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको ना टोटल वाला कॉलम अपनी साइड से करके आना है। ठीक है, तो ये जो टोटल है कि भाई बैलेंस शीट का टोटल करो, तो 2024 वाली बैलेंस शीट का टोटल कितना है भाई, इसको ऐड करो, 25 + 10 35, फिर ये आएगा 50, तो और उसमें ये 4.5 ऐड करोगे तो 54,50,000। ठीक है, और इसी साल की तुम्हारे पास एसेट साइड देखो, ये कंप्लीट बैलेंस शीट ये है, ये 2024 वाला कॉलम, ये वाली जो बैलेंस शीट है 2025 की है। तो अब बैलेंस शीट का टोटल तो सेम होता है एसेट्स लायबिलिटीज का, तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल है, चेक करो एसेट्स का टोटल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 25 + 15 कितना आता है, 40, और उसमें 14 ऐड करेंगे, 54,50,000। तो इस साल का तो टोटल सेम आ गया, मतलब तुमने कॉपी पेस्ट में गलती नहीं करी। इसका टोटल देखो भाई, इस वाले का टोटल क्या आएगा, 25 + 6 31, 31 में 16 जोड़ेंगे तो 47 और 5 52, तो इस साल का टोटल आ रहा है 52 लाख। इसका भी ऐड कर देते हैं, इसका भी 52 ही आ रहा है। ठीक है, इसका भी 52 ही आ रहा है। अब यहाँ पर भी तुम्हारे को कंपैरेटिव वाला काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा भाई, चेंज देखो कितना आ रहा है, चेंज करंट ईयर कौन सा, ये वाला करंट ईयर है, ये प्रीवियस है, करंट माइनस प्रीवियस, देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो नेगेटिव का 2.5 लाख, तो नेगेटिव का 2,50,000। ठीक है, नेगेटिव का 2,50,000। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर सेम ही आएगा, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, तो इसको भी यहाँ पे कॉपी मार दो, नेगेटिव का 2,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है, परसेंटेज का। ये जो आंसर निकला इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये तुम्हारा सॉल्व करने में आएगा 4.59। ठीक है, तो ये आएगा 4.59 और ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो ब्रैकेट लगा देना। तो ये जो है तुम्हारा कंप्लीट आंसर तुम्हारे को दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट P&L की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारे कैटेगरी है ना, जैसे 2 कॉमन साइज हो गई, एक बैलेंस शीट की, एक P&L की, 2 ही कंपैरेटिव हो गई, एक बैलेंस शीट, एक P&L। कंपैरेटिव P&L की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है तुम्हारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से इसको कर लो। आपको अगेन यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ना स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं आ रहा, उसने ना तुम्हें ऐसी कॉलम पर्टिकुलर्स में लिख दिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट तुम्हारे को घर से याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, उसने टैक्स दे दिया परसेंटेज में, उसने हमारे को वैल्यू नहीं दी। टैक्स किस पे लगता है, ये परसेंटेज किस पे लगेगा, टैक्स लगता है जो हम कमाते हैं, यानी कि ये प्रॉफिट पे लगेगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे को यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो है ये करंट ईयर है और ये जो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर है।
अब देखो तुम्हारे को ऑर्डर सबसे पहले चेंज करना है। जब आंसर बनोगे पहला कॉलम प्रीवियस ईयर का होगा, अगला कॉलम करंट ईयर का होगा। तो ये चीज तुम्हारे को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर पहले बना दिया, करंट ईयर बाद में बना दिया, और ये तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट है। अब जो डेटा तुम्हारे को क्वेश्चन में गिवन था उसको बहुत ध्यान से कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि ईयर्स स्वैप करें हमने, पहले हमने प्रीवियस ईयर लिखा फिर करंट ईयर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे को फॉर्मेट याद करना है। तुम्हारे क्वेश्चन में अदर इनकम अगर नहीं है तो ये मत लिख कर आना, फिर तुम्हारे को टोटल रेवेन्यू का कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में मैंने तो यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मेट लिख दिया कि भाई अदर इनकम भी होती तो ऐसे लिखते, फिर टोटल रेवेन्यू क्या होता इन दोनों को ऐड करके। बट क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है तो इसको मत लिखो। आ रहा है समझ? बहुत आसान है, जितना डेटा गिवन है उतना ही फॉर्मेट बनाओ, कहने का मतलब सिर्फ ये, ठीक है। इसके बाद देखो जो डेटा पता था लिख दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा। एक्सपेंसेस यहाँ पे तुम्हारे को ना टोटल एक्सपेंसेस निकालने, इधर देखो। तो टोटल एक्सपेंसेस क्या, इनको ऐड कर दो, ये हो गया 10 लाख। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन था लेकिन इसका तुम्हारे को कंपैरेटिव सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लाख है और ये है 6 लाख 40। ये 9 लाख है क्या, एक मिनट चेक करते हैं, ठीक है। ये 9,60,000 है, ठीक है। ये 9,60,000 है। तो 9 और 6 15 यानी कि ये आएगा 16 लाख, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स किस पे निकलता है, प्रॉफिट पे। तो पहले प्रॉफिट निकालो। देखो 20 लाख का माल बेचा, टोटल खर्चा हुआ 10 लाख, तो कितना कमाई हुआ 10 लाख। आया समझ? माइनस किए 20 में से 10 माइनस किए। 32 लाख का माल बेचा, सेल करी, 16 लाख का खर्चा हुआ, तो 32 लाख माइनस 16 लाख तुमने करा प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स। तो टैक्स कितना है 40%, तो 10 लाख का 40% क्या होता है 4 लाख, ठीक है। 16 लाख का 40%, अब मुश्किल नहीं करना भाई, 16 का टेबल आना चाहिए, 16 4 64, ठीक है। तो 40% कितना होगा 6,40,000, ठीक है। 16 का बस टेबल आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दियो, आफ्टर का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है। तो 10 में से 4 का ये आएगा 6 लाख, और यहां से ये आ जाएगा 9,60,000, ठीक है। तो अभी तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा, अभी ध्यान से देखो, सॉल्व भी नहीं करा। सॉल्व तो ये करने हैं थर्ड और फोर्थ कॉलम, अभी तो हम जस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे करेंगे भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम किया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 32 माइनस 20 यानी कि 12 लाख, ठीक है। 960 माइनस 6 यानी कि 3,60,000, ठीक है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते जाओ। 640 माइनस 4 यानी कि 2,40,000। अब तुम्हारे माइंड में ये आएगा टोटल को भी करना है क्या, भाई बिल्कुल करना है, ये मैंने फालतू में थोड़ी करा है। इसका भी 16 माइनस 10 6 लाख, इसका भी तुम्हारे को करना है, ठीक है। पूरे कॉलम का तुम्हारे को करना है, सारा करना है, ठीक है। बाकी वैल्यूज फिल कर दूंगा, 2-3 करके दिखा देता हूँ। तो ये कैसे आएगा, आंसर को डिवाइड करो प्रीवियस ईयर से। तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये तुम्हारे को करना है। 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। लाख से लाख कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 2 1 2 5 तो 12 5 60। तो ये क्या आ जाएगा 60% पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट बना देना, ठीक है। वैसे अब नेगेटिव आएगा नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव है। अब अगला क्या होगा, कोई इजी कर देते हैं, ठीक है। इजी देख लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये 6 लाख वाला कर देते हैं। 6 लाख बाय 10 लाख, ये थोड़ा इजी है। तो 6 लाख बाय 10 लाख इंटू 100, ठीक है। लाख से लाख कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो 6 इंटू 10 60, ठीक है। तो ये वाले का आंसर क्या आएगा 60%। अब रिमेनिंग मैं यहाँ पे फिल करता हूँ और तुम अपने आंसर मैच कर लो। तो ये है तुम्हारे पास कंप्लीट सोल्यूशन। ध्यान से देखना भाई, ये टोटल की लाइन पूरी खींचनी है दोनों चारों कॉलम में, ठीक है। ये वाली टोटल वाली जो लाइन है ये भी तुम्हारे को चारों कॉलम में खींचनी है। अब पेपर में मत सोचना सबका आंसर सेम आ गया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, आ सकता है सेम, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में आते हैं और तुम ना खुद को उस टाइम डाउट करोगे कि यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, सबका आंसर 60-60 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो आ सकता है भाई, क्योंकि PYQ है, पहले आ रखा है तो तुम्हारे को भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो सैम्पल पेपर में आया हुआ है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। इस टाइप के ना बोर्ड्स में अब ट्रेंड करने लग गए हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले एक बार इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, एक बार अटेम्प्ट करो, कोशिश करो इसको खुद से सॉल्व करने की, अदरवाइज मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो लोकेट कर लो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का है। ये बाद वाला साल है, ये करंट ईयर है, और ये पुराना साल है, प्रीवियस ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है भैया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके, ठीक है। और ये जो इसका जो आंसर होता है, यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस का जो आंसर होता है उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो मेरा फाइनल आंसर आता है परसेंट में। जो भी 2% गिवन है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होती है तो ब्रैकेट लगे होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, पहला तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा भाई। इसको करो 20 माइनस 16, ये क्वेश्चन में आपकी जगह क्या आएगा 4 लाख, ठीक है। और परसेंटेज चेंज कैसे आता है, परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला से आंसर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये 1/4 और ये 25% आ रहा है,
ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 25% आएगा। अब देखो मैं तो यही सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर में ना तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है पहले फॉर्मेट, तुम क्वेश्चन पेपर पर थोड़ी सॉल्व करोगे, तुम्हें तो आंसर शीट पे सॉल्व करना है, तो इसको कॉपी पेस्ट जरूर करना। नेक्स्ट देखो भाई, अब यहाँ पे इसमें ना मुझे लगता है बहुत बच्चे फंस जाएंगे कि ये दोनों कैसे फिल करें। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इस 25% का मीनिंग है बदलाव, ठीक है, ये चेंज है ना, ये बदलाव बता रहा है। तो पहले कितना था तुम्हारे पास 8 लाख का था, जो भी आइटम थी जो भी थी 8 लाख की थी, वो कह रहा है 25% से चेंज हुई है, बड़ी है कि घटी है, ये सोचो। पॉजिटिव है मतलब बड़ी है। तो 8 लाख का पहले तो निकाल लो जरा, यहाँ पे 8 लाख का 25%, ठीक है, तो 25% मतलब नीचे 100, तो ये 1/4, तो ये 2 लाख से बदलाव हुआ है, ठीक है, ये 2 लाख इसका आंसर है, मतलब 2 लाख से बदला है। तो पॉजिटिव है ना, मतलब 2 लाख बड़ी है। तो अगले साल यानी कि 8 + 2 कर दोगे तो यानी कि यहाँ क्या आएगा 10 लाख आएगा, ठीक है। और जब तुम थर्ड कॉलम फिल करोगे तो 10 - 8, चाहे फॉर्मूला से करो चाहे यहाँ से देखो कि बदलाव डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, ठीक है, जो बदलाव है वो यहाँ तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारो, नहीं तो फॉर्मूला से निकाल दो 10 - 8, ठीक है, तुम्हारा सारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, अब यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है भाई कि चीज 1 लाख से गिरी है, ये बदलाव है, कह रहे हैं 1 लाख से गिरी है, तो 2 लाख से 1 लाख कम करो तो 1 लाख आएगा पॉजिटिव, और वो चीज वेरीफाई भी कर लो फॉर्मूला से, 1 - 2 करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये जो आंसर नेगेटिव है डिवाइडेड बाय क्या करते हैं प्रीवियस ईयर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। लाख से लाख कटा, आंसर आ रहा है 50, बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो 50% तुम्हारा क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, तो ब्रैकेट्स बना देना। आ रहा है समझ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बदलाव क्या है 50% का, तो 6 लाख की चीज 50% से बढ़ गई, तो रफ में गलती मत करना, रफ में ना हमेशा सॉल्व कर ले करो। तो 50% कितना होता है भाई, 50% होता है आधा, तो इसका आधा होता है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए से बढ़ गई, तो यानी कि 6 लाख की चीज कितनी हो गई फाइनली 9 लाख की, और चेंज आएगा 3 लाख का यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब ये दोनों खाली है, ये है 90,000। देखो अब यहाँ पे देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, टैक्स का ना रेट गिवन है, अब हम घबरा सकते हैं यहाँ पे, तो घबराना नहीं है। टैक्स का रेट है 30%, तो इस पे ही तो टैक्स लगेगा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो 6 लाख का 30% क्या होता है 1,80,000, तो ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस 9 लाख का 30% क्या होता है, पहले 10% निकाला 90,000, और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि 30% है, तो ये आएगा 2,70,000। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है दिस माइनस दिस, अब वेरीफाई करके देखो 6 लाख में से क्या घटाएं कि 420 है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है इसका मतलब हमने, ठीक है। तो 9 - 270 क्या होगा 6,30,000, ठीक है, तो ये भी हमने फिल कर दिया। और ये इसको ना ऐसे डबल लाइंस बना लो, ठीक है, क्योंकि ये आंसर आया ना, तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब कुछ रह गया भाई, 2 वैल्यूज रह गई, ये 2 वैल्यूज कैसे आएंगी, एब्सोल्यूट चेंज 90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, तो ये आएगा 50%, ठीक है। 2,10,000 ये आंसर जो होता है थर्ड कॉलम का, इसको डिवाइड करो 420 से, फिर से 100, तो ये भी क्या आएगा 50%। तो ये मैंने कंप्लीट मिसिंग वैल्यू तुम्हारे लिए कर दी। नेक्स्ट करते हैं भाई, अगेन देखो मैं तुम्हारे लिए कंपैरेटिव का लेकर आया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। अब एक वेरिएशन ये भी आती है, एक तो फॉर्मेट भी तुम बनाओगे, ठीक है, फॉर्मेट तो तुम याद करके जाओगे ही जाओगे, साथ साथ देखो वो वैल्यूज ही नहीं दे रहा, उसने क्या दे दी परसेंटेज दे दी। तो सबसे पहले तो इस चीज को हम फॉर्मेट में लिखते हैं, और फिर ये परसेंटेजेस को कैसे सॉल्व करने में तुम्हारे को कराता हूँ। ध्यान से देखो, एक तो तुम्हारे को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमेशा मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कौन से वो लिख लेना, करंट ईयर कहाँ पर है वो लिख लेना, क्योंकि हमें ना हमेशा कॉलम स्वैप करने पड़ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, करंट ईयर वाला पहले दे देते हैं, प्रीवियस ईयर वाला बाद में देते हैं, और हम आंसर में पहले प्रीवियस लिखते हैं बाद में करंट लिखते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। हेडिंग लिखना कोई मत भूलना, यहाँ पे हेडिंग लिख देना कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, हेडिंग लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो RFO लिखो। अच्छा अब यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, पहले डेटा देख लेते हैं। अब पहले मैं प्रीवियस ईयर कर लेता हूँ, 25% है अदर इनकम 25%, ठीक है, तो 18 लाख का 25% का ऐसे करते हैं भाई सॉल्व, 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25/100, ठीक है, तो ये बेसिकली 1/4 होता है, तो ये कितना आएगा 4.5 लाख, ठीक है, ये कितना आएगा 4.5 लाख, तो यहाँ लिख देंगे 4,50,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 22,50,000, ठीक है, 22,50,000। अच्छा ये एक लंबी वाली लाइन बना देना, क्योंकि फिर तुम्हारे को सब जगह टोटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं, एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज किसका निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का 50%, तो 50 तो सीधा हो गया, इसका आधा कर दो, 50 का मतलब कि इसका आधा कर दो यानी कि 9 लाख रुपए, ठीक है, तो एक्सपेंसेस आ गए 9 लाख,
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट मत बनाना, ब्रैकेट वगैरह खाली थर्ड और फोर्थ कॉलम में बनाने हैं, पहले दोनों कॉलम में ब्रैकेट मत बनाना। एक्सपेंसेस के लिए अगर तुम्हें माइनस का साइन शो करना है तो यहाँ पर लेस लिख देना, ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा टीचर की ये माइनस करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, कमाई में से या रेवेन्यू में से इसको हटाओ तो ये कितना आएगा 13,50,000 आएगा, 13,50,000। ठीक है, बोर्ड में देखो क्या कर रहा है, खाली थर्ड और फोर्थ कॉलम नहीं बनवा रहा, पहले दोनों कॉलम भी हम ही से बनवा रहे हैं। टैक्स कितना भाई, टैक्स देख लेते हैं भाई, टैक्स हमारे पास रेट है 40%, ठीक है 40%, तो यानी कि जो 13,50,000 आया है इसका 40% निकालो, ठीक है, ताकि हम टैक्स पे कर पाए। ठीक है, तो इसका 40% कितना आएगा भाई, ये 0 से 0 गए, ठीक है, 135 इंटू 4 तो 270 का डबल कर देंगे, आ जाएगा 540। ठीक है, और कितनी जीरोस लगाएंगे भाई, 1 2 3, तो 1 2 3 तो 5,40,000 का जाएगा टैक्स। यहाँ पर माइनस हो रहा है, ब्रैकेट मत बनाओ, यहाँ पर ही लिख दो लेस पर्टिकुलर्स में, यहाँ ब्रैकेट मत बनाओ, और ये इसको माइनस करते हैं, 50 में से 40 गए 10, 13 में से 5 गए 8, तो 8,10,000 रुपीज़। तो कैलकुलेशन वगैरह करके मैंने करंट ईयर लिख दिया, बट जेन्युइनली कह रहे हो यार कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो उस टाइम ना कंपोज रहना, काम रहना, ठीक है, ऐसा ना हो घबरा जाओ और आंसर गलत करो, क्योंकि वैसे तो ईजी है, कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, अब वो फंसाएगा कहाँ, कैलकुलेशन में ही फंसा सकता है। ठीक है, तो पहले 2 मैं कर देता हूँ, ठीक है, बाकी तुम कर लेना, आंसर लिख दूंगा, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, वही अप्रोच रहेगी। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है भैया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 24 में से 18 गए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 6 लाख, ठीक है 6 लाख। परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये जो आंसर तुमने निकाला, ये जो आंसर तुमने निकाला इसको रखते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, डिवाइडेड बाय 18 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 1/3 ये आएगा 33.3%, 33.33%। परसेंटेज का साइन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर कॉलम ही परसेंटेज का। ठीक है, अच्छा अगला देखो भाई, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है 90,000 लेकिन नेगेटिव, तो यहाँ ब्रैकेट बना देना। अगला स्टेप है, इस 90 को डिवाइड करोगे 4,50,000 से, ये चीज़ हमने अभी पहले भी करी थी, ठीक है, इसको हमने अभी पहले भी शायद करा था, तो एक बारी मैं यहाँ लिख देता हूँ 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, के से 3 जीरो गए, ठीक है, ये 100 भी है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 1 ज़र 9 5 ज़र, ठीक है, तो ये 20% आ रहा है। ठीक है, तो ये 20% आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे। अब बाकी वैल्यूज में फिल करता हूँ और वेरीफाई कर लो। तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे आगे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कॉमन साइज का क्वेश्चन आया है, कॉमन साइज में ना इसमें कंपैरिजन नहीं होता, इसमें क्या होता है उसी साल को उसी ईयर के बैलेंस शीट की अगर बात करें तो जो भी चीज़ है ना उसको कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट के टोटल से, साथ वाले साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। जैसे 2 साल का डेटा है तो इसको तुम अलग सॉल्व करोगे, इसको तुम अलग सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पहले इनको मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, मैं इसको आंसर में कॉपी पेस्ट मारता हूँ। हेडिंग देख लो, हेडिंग लिख लेना भैया, दोनों साल का डेटा, मतलब जो भी 2 साल है ना वही लिखने हैं आपको, जैसे 2022 और 2023 है, ठीक है, आई थिंक यही था कि 17-18 था, तो सेम है ईयर्स, ठीक है, ईयर्स वही है 2022 और 2023। जब भी स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा, चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, अगर P&L है तो वर्ड क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडेड, अगर बैलेंस शीट है चाहे कंपैरेटिव है चाहे कॉमन साइज है तब आपको लिखना है एज एट, लेकिन हेडिंग में दोनों साल लिख देना, ठीक है, 2 साल का होगा तो दोनों लिख देना, ठीक है, 31 मार्च जो भी है, तो ये चीज़ याद रखना, एक मत लिखना, दोनों लिख देना। बस ये मेन तुम्हारे को हेडिंग का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, कंपेयर तो करना नहीं है, ठीक है, तो इधर अगर वैल्यू मेरे को 22 की जाननी है ना तो मेरे को ये 22 वाला कॉलम ही देखना है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल, ये टोटल बड़ा काम का है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये 1 ज़र ये 2 ज़र, तो ये 50% आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 50%। नेगेटिव आएगा तो वही सेम रूल लगेंगे, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो वही सेम रूल, मतलब ब्रैकेट लगा दो। अच्छा इसको कैसे करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये वाला अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी ये कैसे आएगा 1 लाख बाय 5 लाख, तो 1 लाख बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये 5 ज़र, तो ये 20% आ रहे हैं, ठीक है, ये 20% आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके बस तुम्हारे को निकालते जाना यार, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा टोटल कैसे करना है, 5 लाख को टोटल से ही कर दो, इसको इसी से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा। कैसे आएगा फिर भी कर देता हूँ, इसी आइटम को इसी आइटम से डिवाइड कर दो, 5 लाख बाय 5 लाख ये 1 हो गया ना, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं,
तो आंसर क्या आएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली चलो एक दो और कर लेते हैं। अब हम जरा दूसरे कॉलम का उठाते हैं, अब इसका उठाते हैं। जब हम इस कॉलम की बात करें ना, इसी में देखना है, ये कंपैरेटिव नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, उसी कॉलम में देखना है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इधर का टोटल क्या 8 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, ठीक है, इंटू 100, ये 50% आएगा। ठीक है, अच्छा ये 2 लाख वाला, ये दोनों तो 2 लाख है, तो इसको कैसे करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई टोटल बैलेंस शीट का इंटू 100, तो ये 1/4 आ गया, तो ये 4 से 25% पे कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों के सामने क्या आएगा 25%, और ये इधर भी क्या आएगा 25%। ठीक है, तो सारे करने, जो रिमेनिंग है वो मैं ज़रा फिल करता हूँ और इसको तुम टैली कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा डन है, आंसर टैली करना। और अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो मतलब थोड़ा सा टफ लग सकता है। ध्यान से करो, एक बार ये अटेम्प्ट करके देखो, और मुझे लग रहा है तुम कहीं फंसोगे तो फिर वीडियो देखोगे ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हमें करना क्या भाई, हमें करनी है यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L है। अगेन तुम्हारे को ये करंट ईयर है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर है, और जब तुम आंसर करोगे तो प्रीवियस ईयर वाला कॉलम पहले, करंट ईयर का बाद में। यहाँ पे जो प्रॉब्लम देगी ना वो ये दे रही है चीज, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग में जाता है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो जाता नहीं है। तो ये क्यों दिया, देखो ग्रॉस प्रॉफिट देने का रीजन क्या है तुम्हारे को अभी समझ में आएगा। अगर तुमने याद किया हुआ है ना, तो लाइक फॉर्मेट याद किया हुआ तो तुम्हें रियलाइज होगा, हम वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं। ये मैं तुम्हें फॉर्मेट दिखाता हूँ। RFO जो डेटा गिवन है वो लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस का डेटा गिवन है वो लिख दिया। एक्सपेंसेस में तुम ध्यान करोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे को लिखना होता है, अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तो ये COGS है। तो इसका डेटा हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से। चेक करो अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू हमारे पे है क्या, नहीं है। तो अगर ये नहीं है ना, तो ये चीज़ तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, जैसे मैं प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूँ, पहले प्रीवियस ईयर का ये निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस COGS इक्वल्स ग्रॉस प्रॉफिट। ये अकाउंटिंग रेशो में भी बहुत ज़्यादा की है, तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल्स क्या है 10 लाख। ठीक है, COGS मुझे नहीं पता, इसकी जगह यही लिखो। ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला है 70%, ये जो 70% है हमेशा सेल्स पे होता है, तो 10 लाख का 70% मतलब 7 लाख। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास COGS कितना आ रहा है, ये उधर भेज देते हैं COGS। तो मेरे पास यहाँ से COGS कितना आ रहा है, ये 7 इधर जाके माइनस होगा, तो ये कितना आ रहा है भैया 3 लाख आ रहा है, नहीं आ रहा, तो COGS की फिगर मिल गई। ठीक है, तो इस कॉलम में तुम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखोगे 3 लाख। ठीक है, तो ये 3 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हारा ये वाला जो प्रीवियस ईयर का कॉलम है ये बनने लग जाएगा। तो टोटल एक्सपेंसेस कितनी है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5,60,000 आएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया हो गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, 10 लाख में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट इसका यहाँ पे कर देते हैं, लाइन बनाते हैं। तो 10 में से 5 के 5 तो आएगा 4,40,000। टैक्स का रेट जरा चेक करते हैं, क्वेश्चन में टैक्स का रेट कितना गिवन है, दोनों साल का 50, आधा टैक्स है, 50 मतलब आधा, तो टैक्स कितना है 2,20,000। यहाँ पे ब्रैकेट मत बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे लेस लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लेस लिख देना, तो इसमें से इसी को माइनस करोगे, सेम आंसर आएगा 2,20,000 रुपीज़। अब यही सेम अप्रोच तुम्हारे को इस ईयर में लगा के डेटा फिल करना है। सिमिलरली तुम्हारे को मैं इसका भी सॉल्व कर देता हूँ। 60% ये सेल्स का निकालोगे तो ये कितना आएगा 4,80,000 आएगा। ठीक है, तो सेल्स में से प्रॉफिट हटाओगे तो COGS आएगा। ठीक है, तो ये COGS कितना आएगा भैया, 8 लाख माइनस दिस करोगे आएगा 3,20,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 3,20,000 करंट ईयर का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा 3,20,000। ठीक है, तो ये ऐड करो भाई, ये कितना आ रहा है 5,40,000, सिंपल। ठीक है, 5,40,000 है, 8 लाख में से 5,40,000 का कितना आएगा 2,60,000 और टैक्स 50% है यहाँ भी, तो ये जाएगा 1,30,000। तो 1,30,000 जाएगा, तो आंसर भी 1,30,000 ही आएगा। तो ये मैंने तुम्हारे सामने पहले तो डेटा फिल कर दिया। अब सेम चीज़ है, कॉमन साइज में आपको जो बेस में लेना होता है वो लेना होता है RFO। जैसे बैलेंस शीट की कॉमन साइज है तो वहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल लेते हैं, P&L का आएगा तो आपको RFO लेना है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है उसको बेस में लेना है। ठीक है, तो इसको इससे नहीं कंपेयर करना, इन दोनों सालों को आपस में नहीं कंपेयर करना, कंपेरेटिव नहीं है, एक साल को उसी से कंपेयर करना है, मतलब उसी साल की सेल्स है, तो ये तो 100% आएगा। ठीक है, और इसका अगर निकालोगे तो वो 8 लाख बाई 8 लाख होगा, वो भी 100% आएगा। अच्छा, ये क्या आएगा 3 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 2,60,000 बाई 10 लाख इंटू 100। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा 4,40,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ठीक है, तो अगर मुझे ये वैल्यू जाननी है, ये वाली वैल्यू जाननी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, 3 लाख
डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये लाख से लाख कटा, जीरो से जीरो कटा, आंसर आ रहा है 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, आंसर आएगा 30%। ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हारे को इसकी वैल्यू फिल करके कंप्लीट लिख के देता हूं। तो ये वाला तुम्हारा डन है। अब अगला कॉलम देखो, इसका देखो तुम्हारा करंट ईयर का कैसे आएगा। अब इस साल को इसी से कंपेयर करना है, तो इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 3,20,000 वाली, तो इसको रखेंगे ऊपर, 3,20,000 रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय करेंगे इसी साल की सेल को, 8 लाख को, उसकी पुराने दूसरे सालों की सेल को डिस्टर्ब मत करो, 8 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये कितनी जीरो है, 3 से 3 गई, ये 2 से 2 गई, 8 के टेबल में 32 जाता है नहीं जाता, 8 4 जाता है, तो आंसर आएगा 40%। ठीक है, अब ऐसे ही मैं ये रिमेनिंग वैल्यूज फिल करूंगा, जो भी आइटम है ना उसको डिवाइड कर दो 8 लाख से और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव कॉमन साइज। ठीक है, वो 4 नंबर का आता है, हेडिंग सब हेडिंग लगभग 3 नंबर की आती है। ठीक है, चैप्टर 2 हो सकता है 0 मार्क्स का, हो सकता है 1 नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, तो तीनों चैप्टर मैंने तुम्हारे एनालिसिस वाली बुक के कंप्लीट करा दिए हैं। कल आराम से तमीज से बैठना, कल अकाउंटिंग रेशियोज के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मिलेंगे हम लोग कल।